जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हमने हमेशा से सुना है कि जो पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, उसको जाना भी है। जो आया है वो जाएगा। किसका था, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर के आए थे, ये सारी की सारी बातें हैं। अगर तो क्या इस विश्व में जो धरती है, जो बहुत सारे देश हैं, उनके बारे में भी ये कहा जा सकता है? और अगर सबके बारे में ये कहा जा सकता है तो सनातन भारत क्यों कहा जाता है? और सनातन भारत अगर कहा जाता है तो उसका आधार क्या हो जाता है? और अगर सनातन भारत के बारे में हम वो चीज सच मानते हैं तो बाकी देशों में ये चीज अलग होनी चाहिए। अलग है तो उसके कारण क्या हो जाते हैं? 21वीं शताब्दी की वैश्विक भू राजनीति और कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद का अंत। जी हाँ, कभी तो सोवियत संघ के नाम से हुआ करता था, आज हम माओ की चीन के नाम से जानते हैं, शी जिनपिंग के चीन के नाम से जानते हैं। चाइनीज वायरस के बारे में इतनी बात होती है, विस्तारवादी चीन के बारे में बात होती है, तिब्बत की बात आती है, मंगोलिया की बात आती है, फिलीपींस की बात, वियतनाम की बात आती है, दक्षिण चीन सागर की बात आती है, हांगकांग और सिंगापुर की बात आती है। चीन कहां कहां पर अपने पैर नहीं पसार रहा, पूरे दुनिया से दुश्मनी लेकर के बैठा है। क्या वाकई में विस्तारवाद के माध्यम से चीन अभी और आगे बढ़ेगा जितना हमें आज नजर आ रहा है? या लोगों को वो नजर नहीं आ रहा है जो आगे 30-40 साल में होने जा रहा है इस संसार में, इस दुनिया में? इसीलिए हम लोगों ने आज का टॉपिक रखा है 21वीं शताब्दी की वैश्विक भू राजनीति और कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद का अंत। दो पार्ट में इसको करने वाले हैं। आज इसका पहला पार्ट है। अगला पार्ट जब आएगा अगले रविवार को, देखिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं। आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। अगर आपने किसी भी कारण से अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक सही समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपकी श्रद्धा भावना बनती है तो सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से हमें सहयोग जरूर प्रदान कीजिए। आइए मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई हमारे कार्यक्रम की चिर परिचित अतिथि दीदी जी, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी जी प्रणाम, आपका बहुत स्वागत जी। जी। आज का विषय आपके हवाले मंच है। जी जी जी। अब हम लोग जिस मीडिया से परिचित हैं, जिस एकेडमिया से परिचित हैं, जो प्रिंटेड वर्ड और वोकल वर्ड यानी छपे हुए शब्द और बोले हुए शब्द की जो दुनिया है, इस दुनिया में साम्राज्यवाद की बहुत चर्चा होती है। और साम्राज्यवाद मतलब यूरोप के वो फुटकर देशों का, इंग्लैंड है तो फ्रांस है तो स्पेन है तो पुर्तगाल है तो हॉलैंड है जिसको डच कहते हैं वहां के लोगों को, इनके इंपेरियलिज्म की चर्चा होती है। और ये चर्चा लेट 20th सेंचुरी अर्ली और अब 21वीं शताब्दी में सबसे अधिक कोई करते हैं गाली गलौज की भाषा में, तो वो करते हैं कम्युनिस्ट लोग सबसे अधिक। बाकी तो जिन देशों में इनका शासन था या कंट्रोल था या हस्तक्षेप था या दुष्टता थी, उन देशवासियों का क्रोध भी था, प्रतिरोध भी था, वर्बल भी था, हिंसक भी था, लेकिन भाषा सदा सभ्य थी। कम्युनिस्टों की भाषा सदा गाली गलौज की भाषा है। तो इस गाली गलौज की भाषा के पीछे एक कारण है। जैसे ही ये इंग्लैंड, फ्रांस, सबसे पहले है स्पेन, पोर्चुगाल, फिर है हॉलैंड, उसके बाद है इंग्लैंड, फ्रांस, मोटा मोटी ये पांच है। बाद में थोड़ा बहुत इटली का भी हुआ, थोड़ा बहुत जर्मनी का भी हुआ, जापान का तो बड़े अच्छे से हुआ। तो इन सब को गाली देने से कम्युनिस्टों का जो साम्राज्यवाद है, जो भयंकर बर्बर और नृशंस है, जिसमें कुल मिलाकर 9 करोड़ और 7 करोड़, करीब 16 करोड़ मिनिमम, ये नीचे वाली संख्या है, केवल रूस और चीन, यानी रूस चीन शब्द भी गलत है, सही शब्द है लेनिन स्टालिन ख्रुश्चेव वाला कम्युनिस्ट पार्टी, और इधर ये
माओ, डेंग और शी जिनपिंग वाला कम्युनिस्ट पार्टी। तो इनके द्वारा करीब 16 करोड़ लोगों की विचार पूर्वक प्लान्ड निर्मम नृशंस हत्या हुई स्वयं इन्हीं देशों में, रूस और आसपास, चीन और आसपास। तो जब कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद को गाली देते हैं तो इनके साम्राज्यवाद की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। मैं अर्थशास्त्र की छात्र हूँ, अध्यापक भी हूँ, अध्येता भी हूँ, स्कॉलर भी कही जा सकती हूँ या कही जाती हूँ। मैंने बड़ा साम्राज्यवाद पर पुस्तक पढ़ा, लेकिन कहीं इन दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के साम्राज्यवाद पर नहीं पढ़ा। कोरिया वाले कम्युनिस्ट पार्टी के साम्राज्यवाद पर नहीं पढ़ा, फिर ये जो वियतनाम वाला कम्युनिस्ट पार्टी है इसका नहीं पढ़ा, क्यूबा वाला है, ये छोटे 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 छोटे, लेकिन ये छोटे छोटों ने भी मिलजुल के 2-4 करोड़ आदमी क्योंकि नृशंस हत्या की है। अपने यहाँ बंगाल में, केरल में कितने लोग मारे गए हैं, कितने नृशंस तरीके से मारे गए हैं। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इस पर कर रहे हैं। तो ये रूस जिसको कहते हैं उस पर भी अभी बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं लेनिन, स्टालिन, क्रुश्चेव और बाद वाले जो जो खत्म हुआ गोर्बाचोव के साथ। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये आई, हम लोगों को पता है 1917 में, कहा जाता है, लिखा जाता है। इसके वास्तविक सत्ता संभालने में और 5-7-8 साल लग गया और 1990 में ये फाइनली 91 में चली गई पुतिन नहीं, गोर्बाचोव के ग्लासनोस्ट वगैरह के बाद। ये हम सब लोग जानते हैं। तो 1917 से 1945 तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एरा है और 45 के 2 साल बाद या मोटा मोटी 45 ही मान लीजिए, 47 वगैरह से कोल्ड वॉर एरा शुरू होता है और ये कोल्ड वॉर खत्म होता है पहले कम्युनिस्ट एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन से। और इस डिसइंटीग्रेशन से क्या निकल गया? ये इस कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्वी यूरोप के जो देशों पर कब्जा था वो कब्जे से बाहर हो गए, दुनिया भर के आर्टिफिशियल नेशन स्टेट्स निकल आए, एशिया में जो बहुत से देश थे वो इससे बाहर हो गए, जिसमें 6 प्रमुख की चर्चा होती है। 5 स्थान मैं बहुत बराबर चर्चा करती हूँ, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और 6वां यूक्रेन। यूक्रेन को ये कभी रूस में बताते हैं, कभी एशिया में बताते हैं। ये यूक्रेन तो वही है ना जहां से शक रहते थे, जो भारत का शाकल द्वीप है, यहां से लेकर कजाकिस्तान तक फैला हुआ। तो ये निकला और छोटे छोटे काफी चीजें निकली। उसी प्रकार से ये जो माओ वाला कम्युनिस्ट पार्टी है, माओ के बाद डेंग वाला जो है, वर्तमान में शी जिनपिंग वाला जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको चीन और रूस का कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कहा जाना चाहिए। क्यों नहीं कहा जाना चाहिए, ये 2 लेक्चर में स्पष्टता से उभर कर आ जाएगा। इन्होंने चीन और रूस का तो नाश किया ना। ये चीन और रूस के कम्युनिस्ट पार्टी थोड़ी है, उनकी होती तो उनके वृद्धि के लिए काम करते ना, उनके विस्तार के लिए दूसरों को नाश काटते मारते। इन्होंने सबसे अधिक संहार यदि किसी का किया है तो अपने ही नागरिकों का संहार किया है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में आता है सोवियत रूस वाला कम्युनिस्ट पार्टी और फिर उसका साम्राज्यवाद आता है, उसका विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म होता है, उसके बाद 45 के बाद जापान का आत्मसमर्पण कराते हैं, लेकिन लड़ाई चलती रहती है। तो ये सब सलटते सलटते जो सिविल वॉर चल रहा है चीन में, चांग काई शेक और माओ वाले में, उसको नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं, उनके अपने अपने अलग नाम है अपने लोगों को समझने के लिए, चांग काई शेक वाला और माओ वाला। उस समय माओ प्रमुख नहीं है, प्रमुख अन्य है। माओ सबको मार काट छल घात से पीछे ढकेल के नाश करके माओ कम्युनिस्ट पार्टी पर कब्जा करता है। तो 1949 में ये दूसरे कम्युनिस्ट एम्पायर का
बीजारोपण होता है किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से, आश्चर्य होगा सुनकर। ब्रिटेन की सहायता से, आश्चर्य होगा सुनकर। और किसकी सहायता से? रूस की सहायता से, जिन तीनों का ये आर्क एनिमी है। और ये क्यों होता है? जापान को और भारत को कंटेन करने के लिए और सोवियत रशिया के विस्तार के लिए। यानी सोवियत रशिया में जो स्टालिन बैठा हुआ है, इसको दुनिया भर के एलाई चाहिए, अपना विस्तार चाहिए। ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए ये माओ को एक बहुत बड़ा भूभाग दे दिया जाता है और ये भूभाग माओ या कम्युनिस्ट पार्टी ने लड़ाई लड़के नहीं पाया है। ये टेबल पर अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत क्या क्या दिया जाता है? ध्यान दीजिए, इधर से शुरू कीजिए। मंचूरिया का एक बड़ा हिस्सा, मंगोलिया का आधे से ज्यादा हिस्सा, बस इतना ही दिया गया 47 में। 47 के 49 में, 49 के बाद जवाहरलाल नेहरू ने, अमेरिका ने नहीं, रूस ने नहीं, जर्मनी ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने पूरा का पूरा ईस्टर्न तुर्किस्तान, जो हमारा कासगर वाला इलाका है, खोतान वाला इलाका है, तारिम बेसिन के नीचे वाला इलाका है, 1949 में, यानी भारत के 15 अगस्त 1947 के 2 साल बाद, ये पूरा इलाका पर माओ का कब्जा नेहरू स्वीकार करते हैं। माओ दूर बैठा है पीकिंग में, माओ इस इलाके को जानता भी नहीं है, माओ की कम्युनिस्ट पार्टी इस इलाके को नहीं जानती, इस इलाके तक आती नहीं है। कागज पर दस्तखत करके नेहरू भारत का ये क्षेत्र पूरा का पूरा चीन को देते हैं। और तिब्बत की कहानी तो हम सब लोगों को पता है। तिब्बत दिया जाता है 1956 के बाद तक। 1956 में जहां तक मुझे ध्यान है, मेरे 2-3 भाषण हुए हैं, 56 तक तो जो 2-3 कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसमें तिब्बत के दलाई लामा एक सार्वभौम सत्ता के हेड ऑफ स्टेट के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये जो 20वीं शताब्दी के मध्य में, ध्यान दीजिए, यानी आज से पंकज जी, आज से 70 साल पहले, आज से 70 साल पहले जो ये कम्युनिस्ट पार्टी आई, ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी। फिर ध्यान दीजिए, चीन नाम का कोई सॉवरेन स्टेट 1945 में, 1947 में, 1949 में नहीं था। इस पूरे इलाके पर 1600 से 300-350 साल से मंचूरिया के मांचुओं का शासन चल रहा था। चीन मांचुओं का गुलाम था, मांचुओं के अधीन था। इन मांचुओं को ये अपना किंग डायनेस्टी बताते हैं। कौन कौन बताते हैं? कम्युनिस्ट, चीनी नहीं बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, देश और गवर्निंग रूलिंग पार्टी, ये दोनों पूरी तरह 2 वेरिएबल हैं, 2 एंटिटी हैं। इन दोनों का घाल मेल वो करता है जिसको इस घाल मेल से लाभ होता है। हम क्यों घाल मेल करें भाई? हमको तो इस घाल मेल से भयंकर हानि है। चीन पर मांचुओं का कब्जा है, जिसको भारत के पूरे वांग्मय में मंजू कहते हैं। मंजू का स्पेलिंग विभ्रंश होके, फिर अंग्रेजी में अनुवाद होके, फिर उच्चारण भेद होके मांचू मंचूरिया कहते हैं। मांचू मंचूरिया कौन है? अगर जिन लोगों को नक्शा ध्यान में हो तो कोरिया के बगल वाला हिस्सा, अगर हम जापान पूरब की तरफ से चले तो ये कोरिया निकला हुआ, इसके बगल वाला हिस्सा पूरा मांचू है। मांचुओं का 300-350 साल तक शासन है। केवल नन्हे से चीन पर नहीं है, इनका शासन संपूर्ण मंचूरिया पर है, थोड़े से हिस्से के मंगोलिया पर है, चीन पर है, हेन्नान पर है, और
18वीं शताब्दी में थोड़ा सा ये आगे बढ़कर जाते हैं ईस्टर्न तुर्किस्तान तक, जिसको आजकल सिक्योंग कहते हैं, झिक्योंग कहते हैं। तो इस सिक्योंग का अर्थ मंचूरियन भाषा में है न्यू फ्रंटियर, नया सीमा। तो इसका अनुवाद ये अंग्रेजी भाषा में पहले की पुस्तकों में है न्यू फ्रंटियर और बाद की पुस्तकों में है न्यू टेरिटरी। तो मैंने कई बार अपने भाषणों में कहा है यूरो अमेरिकी स्कॉलरशिप है ही नहीं। तो क्या है ये एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा है। जैसा एजेंडा है उसके अनुसार प्रोपोगेंडा की सामग्री है, एजेंडा बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं है। दो चीज मैं कह रही, एजेंडा बेस्ड स्कॉलरशिप भी हो सकता है जो हम कर रहे हैं। हमको अखंड भारत चाहिए। हम 21वीं शताब्दी में भारत के सामरिक हित कहाँ है, भारत के भौगोलिक हित कहाँ है, भारत के राजनीतिक हित कहाँ है, भारत के अपने पड़ोसियों से मित्रता के हित कहाँ है, भारत के सांस्कृतिक धार्मिक हित कहाँ है, इसका विचार करने के लिए एजेंडा है। लेकिन इस एजेंडा के लिए प्रोपोगेंडा नहीं, हम स्कॉलरशिप कर रहे हैं, विद्या कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। लेकिन यूरो अमेरिकी जो सारा लिखना पढ़ना, इसको स्कॉलरशिप, विद्या, अध्ययन, शोध ये शब्द नहीं प्रयोग करने चाहिए। ये शब्दों के माहिर खिलाड़ी हैं। तो हम गधे हैं क्या? हमारे पूर्वज तो लाखों साल से अपने यहाँ तो शब्द ही आता है अनादिकाल से। जब महाभारत पढ़ते हैं या कोई भी हम अपना शास्त्र पढ़ते हैं तो बार बार जो शब्द आता है अनादिकाल से। तो इसको मैंने किया फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। ये ईसा के पूरब और ईसा के बाद, अरे ईसा तो महाभारत के भी 3000 साल बाद पैदा हुआ ये बताते हैं, और यही डेड सी स्क्रॉल के बाद बताते हैं कि ये जोशुआ नाम का, जिसको ये ईसा मसीह अनुवाद कर दिया, क्राइस्ट कहा, क्राइस्ट उपाधि है, नाम उसका जोशुआ है, मसीह को क्राइस्ट कह रहे हैं, ये अनुवाद फनुवाद का झंझट है। तो जोशुआ नाम का कोई प्राणी जन्मा ही नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब डेड सी स्क्रोल्स मिले हैं, उसका जब अध्ययन हुआ है क्रिश्चियन रिलीजन के जानकार लोगों के द्वारा, तो उन्होंने माने विदाउट एनी सस्पिशन प्रूव कर दिया कि इस नाम का कोई आदमी नहीं हुआ है। तो जो ये यूरो अमेरिकी एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा लिटरेचर है, जिसमें मैं एक महत्वपूर्ण नाम बताती हूं कापलान का, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जिसकी पुस्तक है रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, मानसून, एक अभी पुस्तक मैंने हाल में पढ़ी एशियाज कॉल्ड्रॉन। तो आप देखेंगे 2010 में छपी किताब, 2012 में छपी किताब, 2014, 2016, 2017 तक की छपी किताब में कैसे चीजें बदलती जा रही हैं। जो बदलती जा रही है, यूएसए का और चीन का रिश्ता बदलता जा रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि इन लोगों को ज्ञान उसी क्षण होता है। मोटी मोटी बात अगर इनकी पुस्तक पढ़ के भोपाल और काशी हरिद्वार में बैठ के, इन्हीं कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड की पुस्तक पढ़ के मैं बोल रही हूँ, तो क्या इन लिखने वालों को नहीं पता है? तो चीन नाम का कोई नेशन स्टेट 1935 में नहीं है, 1947 में नहीं है, 1949 में नहीं है, 1840 में नहीं है, 1720 में नहीं, लगातार जब से मांचुओं का यहाँ शासन है, 16 सन भी बता दूंगी कल वाले भाषण में, ये मिंग के बाद किंग है, मिंग एथनिक चाइनीज लोगों का शासन बताते हैं, अभी मुझे देखना है, उसके पहले मंगोलों का शासन है, पहले मंगोलों का, बीच में ये मिंग वाला थोड़ा तलाशना है मुझे, उसके बाद लगातार मांचुओं का शासन है। तो चीन नाम का नेशन स्टेट या चीन नाम का राष्ट्र 1000-2000 साल से कहीं अस्तित्व में है ही नहीं।
महाभारत काल में चीन भारत के एक जनपद के रूप में महाभारत में वर्णित है, स्थान स्थान पर वर्णित है, लेकिन एक संप्रभु नेशन स्टेट के रूप में नहीं। उसी तरह से जैसे 1947 के बाद भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश है, एक बिहार है, एक मध्य प्रदेश है, और इन स्टेट्स का कांस्टेंट रिकॉन्फिगुरेशन होता रहता है, बाउंड्री बदलती रहती है, कभी छत्तीसगढ़ अलग हो गया, कभी उत्तराखंड अलग हो गया, बीच में कुछ क्षेत्रों को मिलाकर महाराष्ट्र बना दिया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होता रहता है। तो महाभारत काल में चीन भारत का एक जनपद है, और उसके बाद से इनकी कथा शुरू होती है। आज से 2300 साल पहले ये कथा कौन शुरू करता है? यूरो अमेरिकी लेखक या यूरो अमेरिकी प्रोपोगेंडिस्ट कब शुरू करते हैं? 1960 के बाद, मोटा मोटी, ज्यादा तो शुरू हुआ 1970, 80, 90 के बाद। तो ये चीन, ध्यान देने की चीज है कि चीन नेशन स्टेट के रूप में न 20, अभी भी चीन एक नेशन स्टेट के रूप में नहीं है। अभी हम आप आते हैं। चीन कम्युनिस्ट पार्टी का एम्पायर है, जिसके डिसइंटीग्रेशन की बात अमेरिकी स्ट्रेटेजिस्ट लगातार लिख रहे हैं कि कैसे इसका डिसइंटीग्रेशन होगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सोवियत रूस का होगा, ये लगातार लिख रहे हैं। जैसे भारत इंग्लैंड का अभिन्न अंग नहीं है, उसी तरह चीन नाम के क्षेत्र का अभिन्न अंग मंचूरिया नहीं है, मंगोलिया नहीं है, सिक्योंग नहीं है, तिब्बत नहीं है, हेनान नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। लेकिन इस संपूर्ण क्षेत्र पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से लेनिन स्टालिन और लेनिन स्टालिन के बाद कौन है? लेनिन स्टालिन के बाद नाम नहीं ध्यान आ रहा, ब्रेजनेव के पहले वाले, नहीं अभी याद आ जाएगा। लेनिन स्टालिन वाली जो पार्टी है, इसका कब्जा इन 5 स्थान पे है। यूक्रेन पर है, पोलैंड पर है, चेकोस्लोवाकिया पर है, दुनिया भर के छोटे छोटे देशों पर है, बेलारूस पर है, आधे जर्मनी पर है, किंतु 1990 के बाद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कब्जा था उसी प्रकार से जैसे इंग्लैंड का, फ्रांस का, स्पेन का, पुर्तगाल का, दुनिया भर के छोटे छोटे जगहों पर, बड़े बड़े जगहों पर कब्जा था। लेकिन ये कब्जा इलीगल था इंटरनेशनल लॉ में, ध्यान दीजिएगा। तो जिस प्रकार वो टूट गया, और इस टूटने से, सोवियत रूस वाले टूटने से, दुनिया भर के आर्टिफिशियल, ध्यान दीजिए मेरे शब्द, आर्टिफिशियल अनहिस्टोरिकल नेशन स्टेट्स उभर आए। और ये शब्द मैंने उधार लिया है, मेरे मन में तो बहुत था, लेकिन शब्द मुझे मन में मिला, ये शब्द मुझे मिला एक 10-15 दिन के अंदर। कहां से मिला? यूनाइटेड स्टेट्स का जो फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, दुनिया भर के जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट अब 2016 के बाद से, ध्यान दीजिएगा सन पर, यानी आज से 5 साल से 2 नए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अनहिस्टोरिकल स्टेट्स, इलीगल स्टेट्स, आर्टिफिशियल स्टेट्स। 2013 में मैं स्वामी रामदेव जी के पतंजलि योग पीठ में आस्था चैनल पर एक मैंने भाषण दिया था, स्वाभाविक राष्ट्र भारत। तो उसमें 2 शब्द और जोड़ दें, मैंने नेचुरल कहा था, फिर कई साल बाद मुझे पंकज जी ने बताया कि गुरु गोलवलकर ने विचार नवनीत में नैसर्गिक राष्ट्र कहा है भारत के लिए। अब जो शब्द आ रहे हैं, हिस्टोरिकल स्टेट्स, तो भारत एक हिस्टोरिकल राष्ट्र है। राष्ट्र में ही कई राज्य होते हैं, स्टेट्स होते हैं, गवर्निंग यूनिट्स होती हैं, गवर्निंग बॉडीज होती हैं। तो भारत एक हिस्टोरिकल राष्ट्र है, राज्य है, नेशन है, स्टेट है। नेशन और स्टेट दोनों बहुत ही फिजूल से अनुवाद है, लेकिन फिर भी बात करने के लिए। किंतु सोवियत रूस हिस्टोरिकल
नेशन स्टेट नहीं है सोवियत रूस। अब ये बचा हुआ रूस जो वर्तमान में है, ये भी हिस्टोरिकल, नेचुरल, लीगल नेशन स्टेट नहीं है। जैसे ही स्टेट कहते हैं, स्टेट की पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं। रूस की जो वर्तमान पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, ये 20वीं शताब्दी में इलीगल कब्जे के कारण हैं। और इलीगल कब्जे की जब जब क्या कहते हैं, जब रीच पूरी हो गई, तो सोवियत रूस ने 1949 में तय किया कि बचे हुए हिस्से को दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जे में करा दिया जाए, जो पीकिंग से गवर्न हो सके। लेकिन उसमें केवल 2 हिस्से गए। कौन से 2 हिस्से गए? मंचूरिया और मंगोलिया। और स्टालिन का जो चेला ये जवाहरलाल नेहरू है, जिसके बारे में भारत में कोई चर्चा नहीं है, जिसके सारे रिकॉर्ड संसद की डिबेट में है, क्योंकि नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन सा इंडिया? 15 अगस्त 1947 वाले के बाद वाले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये हिस्सा सीड करते हैं चीन को, और तिब्बत पर कब्जा कराते हैं। चीन 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 मेरे भी मुंह से निकल रहा है अभ्यासवश, कम्युनिस्ट पार्टी का। और सबसे पहले मान्यता देते हैं कौन? नेहरू। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, इसी भाजपा के स्वनाम धन्य अटल बिहारी वाजपेयी। और कहते हैं कि जी सब तो बदला जा सकता है, पड़ोसी नहीं बदला जा सकता है। आपका पड़ोसी आज कौन है? पाकिस्तान है। ये कब पड़ोसी बना? 14 अगस्त 1947 को। बांग्लादेश आपका पड़ोसी है, कब बना? 14 अगस्त को। नेपाल आपका पड़ोसी है, कब बना? 15 अगस्त को। श्रीलंका आपका पड़ोसी है, कब बना? 15 अगस्त को। ऊपर के सारे हिस्से जो पड़ोसी बने हैं, ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सिक्योंग, ये सब 1949। और उसके भी बाद में आपके पड़ोसी बने हैं, ये सब भारत क्षेत्र है। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी चीन की है, इसको 1949 में सोवियत रूस ने कब्जा कराया। 1-2 नाम मैंने और लिए थे, इंग्लैंड और अमेरिका। कोई पूछे भाई अमेरिका क्यों कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा कराएगा? अमेरिका तो कम्युनिस्टों के खिलाफ है। इसके लिए थोड़ा सा समझिए, जो मैंने अपने कई वक्तव्यों में बताया है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत की भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में 2 फैक्टर है, जियो ज्योग्राफी, लोकेशन, एरिया, और दूसरा है पॉलिटिक्स यानी स्टेट। तो जैसे ही यूरोप में 1870 में बिस्मार्क जर्मनी का यूनिफिकेशन करता है। जर्मनी का लोकेशन सेंट्रल यूरोप में है। सेंट्रल यूरोप में जर्मनी खड़ा होता है। 1914 में तो लड़ाई शुरू हो गया। 1870 से 1914 44 साल लड़ाई के बादल मंडराने लग गए। 1905 30-35 साल के अंतर्गत। हाँ, 1 मिनट। एक मिनट। तो जर्मनी को हराने की कुवत न फ्रांस में है न इंग्लैंड में है। रूस के साथ उसके पहली लड़ाई में के पहले भी पैक्ट हैं, दूसरी लड़ाई के पहले भी पैक्ट हैं। अमेरिका आइसोलेशन में दूर बैठा हुआ है। तो इस जर्मनी को, ये बहुत बड़ी ताकत है सेंट्रल यूरोप में, इंग्लैंड और फ्रांस के बस का नहीं है। बाद में जब जर्मनी किन्हीं कारणों से रूस पर अटैक करता है, रूस पर, सोवियत रूस पर नहीं, पहली लड़ाई में 1914 में। सोवियत रूस बनता है 1917 के बाद। 1917 में नहीं, 1917 के बाद, जब बोल्शेविक कब्जा करते हैं केओस के बीच में। और इस कब्जा में इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता है लेनिन को। इस पर अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। तो
इंग्लैंड और फ्रांस को सोवियत नहीं, रूस की जरूरत है। और रूस में जब सोवियत यानी कि बोल्शेविक्स का, कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया, उसके बाद ये सोवियत रूस बन जाता है। तो इसकी भी जरूरत है जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए क्यों? जर्मनी खा जाएगा फ्रांस को, और फ्रांस को खा जाता है तो इंग्लैंड तो इसके एक झपट्टे का भी नहीं है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर हिटलर का नॉन एग्रेशन पैक्ट है स्टालिन के साथ, ये फिर फ्रांस को झपट्टा मारता है। फिर इंग्लैंड अकेला इससे जूझता है, अमेरिका को बहुत बुलाता है, यूएसए को, यूएसए नहीं आता है। जब स्टालिन पर यानी सोवियत रूस पर जर्मनी अटैक करता है, तब जर्मनी युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस के साथ आता है। तो यूरोप की जियोपॉलिटिक्स, या एक शब्द में कहें कंटेनमेंट ऑफ जर्मनी के लिए फ्रांस और इंग्लैंड को सोवियत रूस के स्टालिन की भी स्वीकार्यता नहीं है, उसको कपार पर बैठा के रखा है। 1943 में, अभी 1945 नहीं आया है, 1943 में जर्मनी फंस चुका है सोवियत रूस में जाके। क्यों? ये भाग जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, मॉस्को भी छोड़ के भाग जा रहे हैं, भगोड़ों वाली रणनीति ले रहे हैं। तो जर्मनी आगे बढ़ते बढ़ते, या हिटलर आगे बढ़ते बढ़ते फंस जा रहा है। अब लड़ाई उलट गई है, पूरी संभावना दिखने लग गई है कि जर्मनी को हराया जा सकता है, हिटलर को हराया जा सकता है। तब रूजवेल्ट यूएसए का, चर्चिल इंग्लैंड का, और स्टालिन रूस का, ये समिट मीट करते हैं, यानी 3 शीर्ष लोगों का मीटिंग होता है। स्टालिन तय करता है मीटिंग किस जगह होगा। न रूजवेल्ट को सूट करता है, न चर्चिल को सूट करता है, लेकिन झक मार के जाना पड़ता है। क्यों? कि जर्मनी की फौज को रूस उलझाए रखे, रूसी मरे, जर्मनी मरे, जर्मन के सैनिक मरे, रूस के सैनिक मरे, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका को सांस लेने का समय मिले। अच्छा भाई, स्टालिन नाम का राक्षस जो कहता है उसको मान लो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर चर्चिल ने जो 6 वॉल्यूम लिखा है, उसमें तीसरा या चौथा वॉल्यूम है 43 का, जहां तक मुझे याद आ रहा है चौथा वॉल्यूम है। उसको पढ़िए, किस तरह स्टालिन को ये नापसंद करते हैं और स्टालिन के सामने ये नाक दबाते हैं। तो स्टालिन की इनको, सोवियत रूस की इनको जरूरत है। फिर यूएसए को भी, अच्छा भी यूएसए रुक जाइए। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो 43 में जो टेबल टॉक होता है, टेबल टॉक क्या होता है कि जर्मनी, इटली और जापान, ये एक्सिस पावर है, जर्मनी, इटली और जापान को हराने के बाद इनके कब्जे की जो जमीन है वो कितना जाएगा सोवियत रूस के पास, कितना जाएगा जापान के पास, कितना जाएगा फ्रांस और इंग्लैंड के पास। और इसको ये कहते हैं, ये रहेगा हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो एशिया में जापान के पास जो कुछ है, जर्मनी के पास तो नॉमिनल है, जापान के पास जो कुछ है वो सब जाएगा सोवियत रूस को। ये तय होता है किसके द्वारा? चर्चिल और रूजवेल्ट, यानी इंग्लैंड और अमेरिका के द्वारा। अमेरिका जो आज झेल रहा है इस कम्युनिस्ट पार्टी को, अगले 20, 30, 40 साल और झेलेगा, या हो सकता है 10 एक साल में भी मामला निपट जाए। पूरी संभावना है 10 साल में मामला निपट जाए। तो इस करार के तहत सोवियत रूस चीन में दोनों को मदद कर रहा है। सोवियत रूस किसको किसको दोनों को मदद कर रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी को मदद कर रहा है और चांग काई शेक को भी मदद कर रहा है। और ये भारत में जो उल्लू के पट्टे या उल्लू, ये क्या कह रहे हैं जी? वैचारिक लड़ाई हो रही है। इंग्लैंड और अमेरिका रूस के शर्तें मान रहे हैं। रूस, सोवियत रूस, कम्युनिस्ट स्टालिन चांग काई शेक की भी मदद कर रहा है, माओ की भी मदद कर रहा है। क्यों मदद कर रहा है? पता नहीं, जीतेगा कौन?
कम्युनिस्टों की औकात बहुत थोड़ी सी है। चांग काई शेक जो कम्युनिस्टों से जबरदस्त घृणा करता है, उसकी औकात बड़ी है, लेकिन वो अकेला है जो जापान से लड़ रहा है। कौन जापान? जो सोवियत रूस के नाक में नकेल डाल दिया है, रूस के नाक में भी और सोवियत रूस के नाक में भी नकेल डाल रखा है। जापान से लड़ने की औकात सोवियत रूस की नहीं है। अतः सोवियत रूस अपने शत्रु से लड़ने वाले अपने दूसरे शत्रु चांग काई शेक की मदद कर रहा है। ये है जियो पॉलिटिक्स। मॉस्को से आके, लेनिनग्राड से आके, पीटरग्राड से आके आप जापान से नहीं लड़ सकते हैं। तो आपको ये जियो हुआ, ज्योग्राफी। तो पॉलिटिक्स क्या हुआ? आप चांग काई शेक को मदद कर रहे हैं लड़ने के लिए, और साथ में आप कम्युनिस्ट पार्टी को भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये मेरे काम का है, वो बाद में मेरा शत्रु होगा। और इसमें जो स्टालिन के खास लोग हैं, अब उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, जरूरत भी नहीं है, इनको मार काट के एक पुस्तक है माओ, मैं आपको दिखाती हूँ, या पहले कई बार दिखा चुकी हूँ। उसमें ये पूरे कथा विस्तार से दिया हुआ है, बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक है। माओ यहाँ नहीं है शायद, कोई बात नहीं। ये पुस्तक माओ, इसमें बहुत विस्तार से ये सारी कथा दी हुई है, और ये बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक है। तो सोवियत रूस दोनों की मदद कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चांग काई शेक की मदद कर रहा है। क्यों? भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स, जिसका भारत के ये इंटेलेक्चुअल, ये कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल चर्चा नहीं। अमेरिका क्यों मदद कर रहा है? जापान से अमेरिका आधा ग्लोब दूर है, बीच में आधे में पैसिफिक ओशन है। जापान से लड़ने में ज्योग्राफी बाधा है। अतः चियांग काई शेक की मदद कर दो, जो मरे चीनी मरे, जापानी मरे, ये हुआ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स डिसाइड हो रहा है, जो आज का विषय है, ज्योग्राफी से, भूगोल से। और भारत के इन उल्लुओं, इंटेलेक्ट से कोई लेना देना नहीं, इनको इंटेलेक्चुअल मैं नहीं कहूंगी। इन उल्लुओं को आपने कभी भी भारत की जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेंथ के बारे में, जियोपॉलिटिक्स में भारत दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, और इसीलिए ये सबसे बड़ा शक्तिशाली देश रहा है साक्ष्य एंगस मेडिसन का। इन 70 सालों को छोड़कर, मैं केवल 70 साल कह रही हूं, 1947 के बाद 1900, आप कहेंगे साहब वो तो अंग्रेजों का गुलाम था, चलो 90 साल और जोड़ लो, 90 और 70, 160 साल। केवल 160 साल में रिलेटिवली वीक हुआ है, लेकिन जो इसका जियो पोजीशन है, और उस जियो पोजीशन के कारण जो पॉलिटिकल स्थिति ये बनती है, उसमें ये आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एलआई है, इंपॉर्टेंट एलआई, एसेंशियल एलआई, जापान का एलआई है, ये ऑस्ट्रेलिया का एलआई है, ये वियतनाम का एलआई है, ये मलेशिया का, ये इंडोनेशिया का, ये ताइवान का, ये मंगोलिया का, ये मंचोरिया का, ये तिब्बत का, ये टर्किस्तान का, इन सब का एसेंशियल एलआई है। और इसके बारे में न तो कम्युनिस्ट कुछ बोलते हैं, न सेकुलरिस्ट कुछ बोलते हैं, इसलिए नहीं कि इनका कोई बड़ा भारी षड्यंत्र है, इसलिए कि ये सब उल्लू कहना सुंदर नहीं लगता है तो इडियट कह लेते हैं, और टेक्निकल भाषा कहते हैं तो 70 इडियट कह देते हैं, कि भाई उल्लू भी सुंदर नहीं लग रहा है, इडियट भी जरा असंसदीय है। संसद ने लिख के टांगा है क्या कि एकेडमिक्स वाले कौन सी भाषा बोलेंगे? संसद में क्या भाषा बोली जाएगी वो तय होगा ना, कि एकेडमिक्स की भाषा ये तय करेंगे। एनीवे, 7 इडियट्स, यानी जो अपने को कहते हैं कि हम बड़े होशियार हैं, लेकिन वस्तुतः इडियट्स हैं। ये इकोनॉमिक्स में जो इंटरनेशनल, या अमेरिका का शायद जो इकोनॉमिक एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंशियल एड्रेस का शब्द है 7 इडियट।
जो अपने को होशियार मानते हैं लेकिन है उल्लू, इडियट। एनीवे, डोप, जड़, मूढ़। तो अमेरिका मदद कर रहा है चियांग काई शेक का, यूएसए मदद कर रहा है चियांग काई शेक का। क्यों? जापान को कंटेन करने के लिए। जापान से कोई लेना देना जर्मनी को नहीं है, जर्मनी का तो वो मित्र है, लेकिन डच लोगों को भी दिक्कत है। डच लोगों का जो वहां पर ये इंडो चाइना जिसको कहते थे, इस इलाके में जावा सुमात्रा बोर्नियो वाले इलाके में कब्जा था, इसको जापान ने उखाड़ के फेंक दिया। स्पेन पोर्चुगाल का कुछ खास नहीं था, मुख्यतः डच फ्रेंच लोगों का भी था मामला इलाके में, उस पर हम लोग चर्चा और कर लेंगे। तो डच को दिक्कत थी, फ्रेंच को दिक्कत थी, इंग्लैंड को कोई खास दिक्कत नहीं थी, थोड़ी दिक्कत थी कि कहीं भारत तक न चला आए, बर्मा तक तो चला आया, तो चर्चिल को थोड़ी दिक्कत थी, और दिक्कत थी रूस को, अमेरिका को। तो ये चीन में या मांचू साम्राज्य, हम लोग को सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मांचू साम्राज्य में बैठे हुए चियांग काई शेक की मदद कर रहे हैं, लेकिन रूस कम्युनिस्टों की मदद कर रहा है। अब आ रहा है खास बात, छल और धोखा। अब इसको छल धोखा कर कह के, बहुत गंदी बात, बहुत गंदी बात कह लीजिए, या जियो पॉलिटिक्स का सफलता का मंत्र जान लीजिए। ये दो लोगों को खास समझाते हैं। किसको किसको? एक इसको ये जो राष्ट्रपति है अमेरिका का, रूजवेल्ट को, और एक अमेरिका का जो कमांड ऑफिसर है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जो कि उस इलाके में बैठा हुआ है, पूरी लड़ाई को ऑपरेट कर रहा है, ये जापान से लड़ रहा है, दुनिया भर का। इस दो को हैंडल कर रहा है कम्युनिस्ट माओ तो नहीं कर रहा, चाउ एन लाई कर रहा है इस कमांड हेड वाले को, और बहुत सारे हैं, नामों में नहीं जाए, कम्युनिस्ट पार्टी काफी है, और सोवियत रूस। और क्या समझा रहे हैं ये कि साहब देखो, ये जो चीन वाली या मांचू साम्राज्य वाली जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये जो माओ चाओ वगैरह है, ये कम्युनिस्ट कम है, ये अमेरिकन वैल्यूज को मानने वाले ज्यादा है, ये डेमोक्रेट ज्यादा है, ये लिबरल ज्यादा है। यानी भेड़िए को ये गधा बता रहे हैं, और जिनको ये भेड़िए की जगह गधा दिख रहा है उनको क्या कहा जाए? रूजवेल्ट झगड़ा करता है चर्चिल से कि कम्युनिस्ट इतने बुरे नहीं हैं, ये कम्युनिस्ट स्टालिन जैसे नहीं हैं, तो छल का सामर्थ्य। भाई सामने वाला सारे युद्ध के नियम और कायदे एक पक्ष नहीं तय करता है, सदा दो पक्ष तय करता है, पक्ष और प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष अगर छल पर आमादा है तो आप देख लीजिए क्या करना है, रूजवेल्ट की तरह भरोसा करना। और ये जो दूसरा था, जो इनका मिलिट्री कमांड था अमेरिका वाला, उसको चियांग काई शेक से बड़ी दिक्कत थी, वेरियस कारण। तो वो कहता है कि चियांग काई शेक तो जापान से लड़ ही नहीं रहा है, अभी चियांग काई शेक तय करेगा कि उसको कैसे कैसे लड़ना है। ये जो हेड ऑफ जो कमांड का हेड है, ये चाह रहा है ऐसे ऐसे लड़ो, जिसको वहां की पूरी ज्योग्राफी का कोई जानकारी नहीं। चियांग काई शेक अपने ढंग से लड़ रहा है, करप्शन वगैरह का मामला, कई सारे मामले। तो ये लल्लू पंथी से चियांग काई शेक की तुलना में माओ को अपना पाते हैं। और 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, तो 45 से 49 तक पूरे इस एरिया में, कौन सा एरिया? मंचूरिया, मंगोलिया, ध्यान दीजिएगा, सिक्योंग इसमें नहीं है, तिब्बत नहीं है, 45 से 49 तक। यानी चीन का जो वर्तमान, जिसको पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ झांगहाऊ, आज तक वो अपने को चीन नहीं कहते हैं, आज तक उसका ऑफिशियल नाम झांगहाऊ है, पीपुल्स रिपब्लिक चाइना नहीं कहते हैं, ये तो यूरोपीय कहते हैं, जबरदस्ती लल्लुओं की तरह से। वो अपने को झांगहाऊ कहता है, मिडिल किंगडम कहता है। अरे मिडिल किंगडम एक कोने में ऊपर टंगा हुआ ज्योग्राफिकल किंगडम है। नाम को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नाम से भी बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिक्स होता है। तो हम भारतीयों को
तो इनका ऑफिशियल नाम झुआंगहुआ, 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 बहुत सारे उच्चारण है, झुआंगहुआ कह लीजिए, हुआ कह लीजिए। तो ये तय करते हैं कि 1945 से 1949 तक सिक्योंग और तिब्बत यानी करीब करीब आधा जो आज का चीन है, आज का झुआंगुआ, इससे बाहर है। और इस हिस्से में जो लड़ाई चल रही है तो फियर्स सिविल वॉर चल रहा है, जापान के को पर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम डालने के बाद 45 मिनट क्या कह रहे हैं, डालने के बाद कि इस इलाके पर कंट्रोल किसका होगा। कंट्रोल होता चांग काई शेक का, किंतु स्टालिन की चालाकी लोमड़ी जैसी और रूजवेल्ट की गधापंती, रूजवेल्ट की मूर्खता के कारण रूजवेल्ट के बाद ट्रूमैन आ गया है, बाद में रूजवेल्ट चला गया, ट्रूमैन आ गया है लड़ाई बीतते बीतते। हमारी समझ से 44-45 में ट्रूमैन आ गया। ट्रूमैन और रूजवेल्ट की नीति मोटा मोटी एक है। तो या ऐसे कहें, अमेरिकी दबाव के कारण चांग काई शेक को सारा का सारा हथियार, साजो सामान, सब कुछ माओ को दिलवाना पड़ा। और ये माओ वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने जापान से कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं। इसने जो कुछ हथियार पाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से और सोवियत रसा से, क्यों पाया हथियार? जापान से लड़ने के लिए। वो सारा का सारा हथियार बचा के रखा, किससे लड़ने के लिए? चीनी चांग काई शेक से लड़ने के लिए। अपने ही देश के देशवासियों को, सैनिकों को, योद्धाओं का संहार करने के लिए इसने सारा रखा। और छल से अमेरिकी और सोवियत रूस ने छल से, अमेरिकियों ने मूर्खता से चांग काई शेक पर भयंकर दबाव बनाया। हैंड ओवर एवरीथिंग टू दिस माओ लेड कम्युनिस्ट पार्टी एंड मूव अवे। और तब चांग काई शेक जाते हैं कहाँ? ताइवान। लेकिन इसके पहले वो बहुत से सुंदर काम किए हैं। उसमें एक काम किए हैं, जो बेस्ट कलाकृतियां थी, जो जुआंग हुआ के लेजिटिमेट रूलर होने के लिए जो आवश्यक बहुत सारा सामान था, वो सब, वो करीब 2.5 लाख आइटम है, उनको क्रेट में पैक करवा के ताइवान पहुंचा देते हैं, जो आज भी ताइवान के म्यूजियम में है। और वहां आप जाकर देखेंगे, वो भारतीय नाट्यशास्त्र, भारतीय चित्रकला, भारतीय मूर्तिकला के मानकों पर बनी हुई भारतीय आर्ट है ताइवान में आज भी, और चीन में भी आज भी। हम लोग इस सब पर अभी आएंगे, हाउ टू मेक आवर हिस्टोरिकल क्लेम। तो 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी को, जो मरा हुआ झुआंग हुआ का एक मार्जिनल ग्रुप था, उसको स्टालिन ने यानी एक दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा करवाया अपने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के स्कीम के तहत। किसके सहयोग से? उसकी औकात नहीं है कब्जा करवाने की। किसके सहयोग से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सहयोग से, चर्चिल के सहयोग से, एक एकदम ही गिलगिले लचर को पूरे इस इलाके पर कब्जा करवाया। इलाका कौन है? मंचूरिया है, मंगोलिया है, स्वयं झुआंगुआ है, हेन्नान है। हेन्नान के बारे में चर्चा नहीं होती है, मैं आज नहीं करूंगी, आज और अगले में फिर कभी करूंगी। इन सब पर कब्जा करवाया। और जो चीन का लेजिटमेट झुआंगुआ का जो लेजिटमेट रूलर है, वो ताइवान बैठा अपनी बुद्धि से। और उसी के कारण 21वीं शताब्दी में भारत अपने अखंडत्व को प्राप्त करेगा और इस कम्युनिस्ट पार्टी का नाश होगा। अब जितना इलाका जापान ने कब्जा किया था, मंचूरिया का, कोरिया का, उसका बहुत बड़ा इलाका, करीब करीब सभी इलाका
हैंड ओवर करा दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी को। जो कोरिया वाला इलाका बच गया 49 में ये खाली हुए, 50-53 में झगड़ा फैलाया और नॉर्थ कोरिया में भी जाकर कम्युनिस्ट शासन बैठा दिया गया। साउथ कोरिया बच गया। क्यों बच गया? अमेरिका वालों को बुद्धि आई, बड़े नेवल स्ट्रेटेजिस्ट और बड़े भारी दुनिया के वो हंटिंगटन और कापलान और पता नहीं कौन कौन बड़े भारी स्ट्रेटेजिस्ट बनते हैं। इनको वापस जापान, जिसको एटम बम से तबाह किया था, जिस पर डीमिलिटराइजेशन की शर्त लादी थी, कब? 1945 में। 1950 से 53 में कोरिया, आधा कोरिया जो साउथ कोरिया बचा हुआ है, इसको बचाने में इनको पुनः जापान की मदद लेनी पड़ी और छिपे तौर पर जापान के मिलिटराइजेशन और वो आर्मामेंट सबका इनको छूट देना पड़ा। तो अब यानी 20वीं शताब्दी की भू राजनीति, जिसमें मैंने क्या चर्चा किया? जर्मनी को कंटेन करने के लिए स्टालिन जैसे राक्षस की सहायता लेनी पड़ी। राक्षस मेरा शब्द नहीं है। अगर आप चर्चिल के सब वॉल्यूम को पढ़ें, एक मिनट, इन चारों वॉल्यूम को मैं दिखाती हूँ। ये चारों वॉल्यूम जो चर्चिल के हैं, इसमें क्लोजिंग द रिंग वाले वॉल्यूम में ज्यादा विस्तार जो मैंने बताया, ये 4 वॉल्यूम है। वस्तुतः ये 6 वॉल्यूम है, 2 मेरे पास अभी आए नहीं है। तो इनसे ये पता चलता है, राक्षस कहते हैं और कहते हैं पता नहीं ये जो लड़ाई 45 में करके जर्मनी का बंटवारा वगैरह सब किया, ये कितने दिन तक चलेगा? कम्युनिस्टों का स्वभाव जैसा है। कम्युनिस्ट विस्तारवादी है, चीन विस्तारवादी नहीं है। चीन को और कम्युनिस्ट को एक कहना वैसे ही है जैसे इंग्लैंड और यूएसए को एक कहना, यूरोप और यूएसए को एक कहना, यूरोप के लोग जाके यूएसए में बैठे उनको एक कहना, या अमेरिका के जिन लोगों को मार के 11 करोड़ लोगों को खत्म कर दिया गया, कुछ बचे वो बढ़ बुढ़ा के 1 करोड़ हुए, उन अमेरिकन्स को, उन ओरिजिनल जिनको ये इंडियंस कहते हैं, अमेरिका के मूल निवासियों को, और ये वर्तमान वाले अमेरिकन्स को जो यूरोप से भाग भाग के गए और अब वहां बढ़ गए, इनको एक कहना। तो 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी की भू राजनीति के कारण ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स, जर्मनी को कंटेन करने के लिए ईस्टर्न फ्रंट पर सोवियत रूस की जरूरत थी, वेस्टर्न फ्रंट पर यूएसए की जरूरत थी। तो सोवियत रूस के राक्षस को लेना पड़ा। चर्चिल कहता है पता नहीं कब तक चलेगा, और चर्चिल बार बार इनके विस्तारवाद की चर्चा करते। राक्षसों की क्षुधा शांत नहीं होती है। वाल्मीकि रामायण में कहा है राक्षस कौन है? राक्षस वो है जिसकी क्षुधा शांत नहीं होती है। अब इस क्षुधा को इस अर्थ में कह लें जिसका लोभ मोह शांत नहीं होता है, और क्षुधा के लिए जो भयंकर हिंसक हो जाता है। रूस में करीब 7 करोड़ लोगों की नृशंस हत्या हुई है और चीन में करीब 9 करोड़ लोगों की नृशंस हत्या केवल माओ के द्वारा हुई है। और ये नृशंस हत्या का वर्णन किसी दिन सुनाऊंगी, चाहेंगे तो ये 2 भाषण के बाद तीसरा माओ के कम्युनिज्म पे ले लेंगे। तो कम्युनिज्म विस्तारवादी है। तो झुआंगुआ में जिस कम्युनिस्ट पार्टी को स्टेट का लीवर हाथ में दिया गया, ध्यान दीजिएगा, अगर स्टेट को एक रथ की तरह कहें या एक इंजन की तरह कहें, तो इंजन का लीवर, इंजन का क्लच, इंजन का एक्सेलरेटर, इंजन का कंट्रोल जिसके हाथ में दिया गया वो है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ये व्हीकल नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी नेशन स्टेट नहीं है, चीन एक्सपेंशनिस्ट कभी नहीं है। चीन बेचारा तो लगातार गुलाम रहा है, और चीन तो ये नन्हा सा इलाका है जो पैसिफिक के पास है, पीकिंग के नीचे है। पीकिंग के आस से वो जो ग्रेट वॉल निकलती है वो उसका
नॉर्दर्न वो है, नॉर्दर्न क्या है, सीमा है। और इसी तरह आप उसका देख लें, नेशनल ज्योग्राफिक का एटलस है, मैं यही मिल जाएगा आपको गूगल वगैरह पर। तो जिसको चीन के समय का जो चीन है वो इतना सा चीन है, अब का चीन इतना बड़ा चीन है, और वो चीन इतना सा चीन है। तो वो तो सदा कब्जे में रहा। किसके कब्जे में रहा? कभी हुणों के, कभी तुर्कों के, कभी तिब्बतियों के, कभी मंगोलों के, कभी मांचुओं के, कभी शुंगों के, कुछ समय तक जापानियों के। 20वीं शताब्दी में ये लगातार कब्जे में रहा, और ये भारत का शिष्य देश है। केवल बुद्ध धर्म के कारण नहीं, हिंदू धर्म के कारण भी। भगवान बुद्ध के पहले, भगवान बुद्ध हमारे 9वें अवतार है। इस पूरे इलाके में भगवान शंकर की, भगवान गणेश की, जगदम्बा की अनेकानेक मंदिर मिले हैं। गूगल पे सर्च कीजिएगा, वो भी मिल जाएगा आपको, या किसी भाषण में मैं बताऊंगी। तो विस्तारवादी कौन है? विस्तारवादी कम्युनिज्म है। तो 20वीं शताब्दी के भू राजनीति में जर्मनी को कंटेन करने के लिए रूस को खुला हाथ दिया गया। रूस को आधे यूरोप पर कब्जा कर लेने दिया गया, रूस को आधे एशिया पर कब्जा करने दिया गया। जो रूस है उसका पूरा दक्षिणी हिस्सा, और जो ये रूस का पूर्वी हिस्सा जो प्रशांत महासागर तक है, ये तो साइबेरिया है ना, ये सब तो भरत क्षेत्र है ना भाई। या आज की भाषा में कह लो, भरत क्षेत्र कहने से बड़ी तकलीफ हो रही है। तो वर्ल्ड्स ह्यूमैनिटीज कॉमन्स है ना। तो इस पर कब्जा तो 20वीं शताब्दी में, उसके भी अंत में जाकर कम्युनिस्ट पार्टी का हो रहा है। और इसी प्रकार एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, प्रथमार्ध में, पूर्वार्ध में सोवियत लेनिन स्टालिन वाली कम्युनिस्ट पार्टी का, और उत्तरार्ध में 1949 के बाद फर्स्ट हाफ में लेनिन स्टालिन वाली का, और सेकेंड हाफ में माओ वाली कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो रहा है। सेकेंड हाफ आते आते 1960 आते आते, यानी 49 से 60, 11 साल के अंदर सोवियत रूस और दोनों कम्युनिस्ट पार्टी का भयंकर झगड़ा हो गया। दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के भयंकर झगड़े के बाद सीमा विवाद हुआ, सैनिक आकर लग गए। माओ भयंकर डरता है स्टालिन से, स्टालिन के मर्द। स्टालिन जब ये इसको मास्को बुलाता है, इसको टट्टी तो करने नहीं देता है। माओ की शिकायतें दर्ज है, रोका रहता है, बैठाए रहता है, और ये बाद में ऐसे ही चावल लाई को बैठाए रखता है। मतलब इतना शर्मनाक, घटिया, अविश्वसनीय वर्णन है कि जब तक पढ़ो नहीं समझ में नहीं आता है। जिनको पढ़ने लिखने का शौक है वो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, विस्तार से पढ़ें, एक एक लाइन ध्यान देकर पढ़ें। तो अब 1970 में इन लोगों का काफी तनातनी होता है, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी का। रूस का और चीन मत कहिए, रूस और चीन नाम के नेशन स्टेट नहीं है, ये दोनों कम्युनिस्ट एम्पायर हैं। उसी प्रकार से जैसे एक समय इंग्लैंड का भारत पर कब्जा रहा, तो न भारत इंग्लैंड है न इंग्लैंड भारत है। उस हिसाब से तो जापान का कब्जा अभी हाल में चीन पर रहा, तो ये इसको जापान कहने लग जाइए आप चीन को। तो इन दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों का भीषण झगड़ा हुआ, भीषण टकराव हुआ, और इस टकराव का लाभ लिया हेनरी किसिंगर और रिचर्ड निक्सन ने। जो पिंग पोंग डिप्लोमेसी किसिंगर और निक्सन की है। फिर जियोपॉलिटिक्स, निक्सन यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर, इन कोल्ड वॉर चल रहा है, दोनों को कंट्रोल करने में आर्म रेस हो रहा है, दितांत हो रहा है, कोल्ड वॉर हो रहा है, बहुत अधिक भयंकर तनातनी है, न्यूक्लियर वॉरफेयर का डर बार बार खड़ा हो रहा है। 62 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रहा है। तो रूस के दो शत्रु कौन कौन? यूएसए और
ये माओ, ये दोनों आपस में मिलते हैं। रिचर्ड निक्सन किसिंगर के साथ माओ से मिलने जाते हैं। ध्यान दीजिए, माओ से मिलकर जाते हैं और क्या कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे सोवियत रूस के खिलाफ। और फिर ये जियो पॉलिटिक्स है, सोवियत रूस के पेट में बैठा हुआ ये कम्युनिस्ट पार्टी माओ वाला यहाँ से अगर धक्का दिया तो उसको दिक्कत करेगा, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसके द्वारा वो सोवियत रूस को कंटेन करता है, चीन को बढ़ावा देता है। माओ के बाद जो डेंग आता है, डेंग जुआंग क्या नाम है उसका, डेंग ज्यादा, जैसे उसको माओ कहते हैं, इसको शी कहते हैं, वैसे डेंग जो है वो फिर उत्तरी बॉर्डर जब इनका कंफर्टेबल होता है तब ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करते हैं। और तब पहली बार चीन या कम्युनिस्ट पार्टी या मांचू या युवान या मिंग, एनी फॉरेन ऑक्युपेंट्स ऑफ झुआंगुआ, ये पहली बार महासमुद्र की तरफ रुख करते हैं। झुआंगुआ के चीन के संपूर्ण इतिहास में केवल एक घटना है, महान सनातनी सम्राट कुबलाई खान, आप कहेंगे कुबलाई भी बोल रही हैं, खान भी बोल रही हैं और उसको सनातनी सम्राट भी बोल रही हैं, तो क्या करूं भाई। महाकाल का जो उपासक है, जो भगवान इंद्र का उपासक है, जो जगदम्बा पार्वती का उपासक है, जो गंगा जल लेकर आचमन करता है, अभिषेक करता है, उसको सनातनी सम्राट ही तो कहा जाता है। तो केवल ये एक बार समुद्र की तरफ जाते हैं, समुद्री बेड़े तैयार करते हैं। क्यों करते हैं? जापान पर अटैक करने के लिए। दोनों अटैक फेल कर जाता है। इसके अलावा कोई नहीं। ये जेंग हो वाला जो झंझट है, ये अचानक खड़ा किया गया है। 60 में, 70 में, 80 में कोई जेंग हो की चर्चा नहीं है। अचानक 80, 85, 90 में, मेरे ध्यान में जहां तक याद आ रहा है, 90 में जेंग हो को खड़ा कर दिया कि साहब, मिंगो ने जेंग हो को बहुत बड़ा समुद्री बेड़ा देके दुनिया भर में घुमाया और लौट के आया और 23 साल के अंदर सब बेड़ों को जलवा दिया, तोड़वा दिया, पानी में डुबो के जो करवा दिया, राजज्ञा निकाल दी कि कोई भी यदि समुद्री यात्रा करता है तो उसको और उसके खानदान को मृत्यु दंड देंगे। ये है जुआंग हुआ कह लो, इसको तो जुआंग हुआ कह लो, चीन कह लो, मिंगो का स्टेट पॉलिसी, मांचुओं का स्टेट पॉलिसी, मंगोलों का और उसके पहले वालों को तो इससे लेना ही देना नहीं है। अब तो अभी हम लोग आ रहे थे जब ये किसिंगर और निक्सन रूस को कंटेन करने के लिए इसको बढ़ावा देते हैं, तो 75 के बाद, खास करके 75 से भी और 10 साल बाद 80 और 90 की मोटा मोटी 30-32 साल का मामला है। ये चीन यूं फटाक से, चीन नहीं, ये कम्युनिस्ट पार्टी यूं धड़ से इकोनॉमिकली पावरफुल होती है और ये पुनः एक्सपेंशन के बारे में विचार करती है। अकेला युद्ध है इन कम्युनिस्टों ने जो जीता है, जिसको जीतने का हल्ला किया गया है, वो है उन शायद किसी कारण से 1 घंटे का समय पूरा होने के बाद में दीदी जी की आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही है। कोई कनेक्शन ब्रेक हुआ है या फिर वहाँ पर कोई फ़ोन कॉल आ गया है जिसके कारण से उनका मोबाइल फ़ोन डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन 1 घंटे के समय में आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चीन और
चीन नाम के इस देश में कितना अंतर है, उसका असली नाम, उसका मूल नाम क्या है, उसका परिचय क्या है। इंग्लैंड और यूएसए जिस तरीके से अलग है, वैसे ही चीन और उसका उसका ओरिजिनल नाम है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हर नाम की अपनी एक तासीर होती है, शेक्सपियर सेज व्हाट इज इन द नेम। लेकिन हमारे यहाँ तो नामकरण संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार से चीजें आगे बढ़ती है, नामकरण संस्कार और न जाने कितने कितने संस्कार, 16 संस्कारों की हमारे यहाँ बात होती है। तो चलिए इन्हीं नामों की तासीरों को जरा और आगे बढ़ाएंगे। और आज जो कार्यक्रम हुआ है ये बहुत विशेष कार्यक्रम है, इसे जितने अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे उतना अच्छा होगा। आज का 1 घंटा बहुत उपयोगी है। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर एक और कार्यक्रम के साथ में। तब तक के लिए कहते हैं नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।